गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 अपना कंप्लीट हो चुका है। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नेम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट थर्ड है, थर्ड का ये चैप्टर नंबर 7 है। तो देखिए इसमें फर्स्ट हम इसका करते हैं इंट्रोडक्शन। देखिए बिफोर 2000 ईयर्स ऐसा माना गया था कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट फील्ड। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर डिफरेंट सब्जेक्ट, but in 1820 Oersted found that electricity and magnetism are very close to each other। उसने ओएरस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट से पाया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज है। फाउंड दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर वेरी क्लोज each other। फिर इसके बाद देखिए आगे एम्पियर एंड फैराडे फाउंड दैट a moving charge का मीन है इलेक्ट्रिक करंट। produces magnetic field, and moving magnet produces electric current। ये 2000 ईयर्स पहले तो ये था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों डिफरेंट फील्ड हैं, लेकिन उसके बाद में 1820 में ओएरस्टेड ने पाया कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है वो एक दूसरे के वेरी क्लोज है। फिर इसके बाद में एम्पियर एंड फैराडे फाउंड दैट एक मूविंग चार्ज का मीन है यहाँ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेज ए मैग्नेटिक फील्ड एंड ए मूविंग मैग्नेट प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिक करंट। देखिए मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, और एक मूविंग मैग्नेट होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगी, इलेक्ट्रिक करंट। इसका जस्ट अपोजिट भी देखो आप, मूविंग चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक करंट ने क्या प्रोड्यूस कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड। या और एक मूविंग मैग्नेट का मीन है यहाँ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस सेज इलेक्ट्रिक करंट। लेटर मैक्सवेल and Lorentz found that electricity and magnetism
depends each other. Maxwell and Lorentz found that electricity and magnetism depend each other, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। और यहाँ से कि फिजिक्स की एक न्यू ब्रांच का डेवलपमेंट हुआ, वो ब्रांच बनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। पहले दोनों को डिफरेंट माना गया, फिर उसके बाद ओरस्टेड ने बताया कि इनके बीच में कोई वेरी क्लोज होती हैं, क्लोज रिलेशन होता है इनके बिटवीन। फिर एम्पियर फैराडे ने बताया कि मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक करंट, अपोजिट हो रहा है ना। उसके बाद में मैक्सवेल और लॉरेंज ने पाया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म डिपेंड्स इच अदर, और इससे फिजिक्स की न्यू ब्रांच का डेवलपमेंट हुआ, वो बन गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, और अपनी डेली लाइफ में इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। फॉर एग्जांपल अपना मोबाइल है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का यूज होता है। पावर ट्रांसमिशन होता है, उसमें यूज होता है। टेलीविज़न है, उसमें यूज होता है। अपना फैन है, फैन में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, आप इसमें करंट फ्लो करते हैं, इसमें मैग्नेट बनता है, मैग्नेट से जो फैन है वो रोटेट होता है। तो करंट फ्लो की इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और मैग्नेट बन गया मैग्नेटिज्म, तो ये क्या बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, क्लियर हो गया। तो इसका हमने यूज बता दिया मैंने आपको, पावर ट्रांसमिशन में यूज होता है इसका, टेलीविज़न में, रेडियो में, टेलीकम्युनिकेशन में, फॉर एग्जांपल मोबाइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मोबाइल में जो वेव यूज होती हैं वो वेव होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वेव के बारे में कब पता लगा, जब हमें किसके बारे में पता लगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्लियर। देखिए अब ओरस्टेड से एक्सपेरिमेंट, देखिए ओरस्टेड found that when a current flowing in a conductor, then magnetic field produces around it। देखिए इसने ओरस्टेड ने पाया कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर में जब करंट फ्लो करते हैं तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रिएट हो जाता है। और इस मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करने के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट का जो अरेंजमेंट है वो आपको दिखा रहा हूँ। इसमें PQ एक कंडक्टिंग वायर है, इस वायर को बैटरी की और रियोस्टेट से कनेक्ट कर दिया है, और इसके जस्ट बिलो एक मैग्नेटिक नीडल है जो साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में सिचुएटेड है, जस्ट इसके बिलो प्लेस्ड है, और इसके डायरेक्शन है वो ये साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन के पैरेलल है। फर्स्ट में देखिए जब इस कंडक्टिंग वायर में जब कोई करंट फ्लो नहीं करते हैं तो ये मैग्नेटिक नीडल है वो वायर के पैरेलल मेंटेन रहती है। ठीक है, इसमें कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होता जब तक इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करते हैं। क्लियर हो रहा है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं किया हमने, और करंट फ्लो नहीं की तो आप देख रहे हो इसमें जो मैग्नेटिक नीडल है वो इस वायर के, ये वायर है और मैग्नेटिक नीडल है वो इसके पैरेलल सिचुएटेड है। और जैसे इसमें हम क्या करते हैं, की को ऑन करते हैं और करंट फ्लो करते हैं तो ये मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट होती है। और इसमें अगर करंट की वैल्यू हम इंक्रीज करते हैं, जैसे हमने करंट इसमें फ्लो करते ही मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो गई। देखिए ये S और ये N, और इधर वेस्ट और इधर ईस्ट, ऐसे होगा। ये साउथ है, इधर नॉर्थ और इधर वेस्ट और इधर ईस्ट। जैसे इसमें करंट फ्लो की तो ये मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो वेस्ट की ओर डिफ्लेक्ट हो गया। और जैसे हम क्या करते हैं, इसमें इस नीडल को इस वायर के क्लोज लेकर आते हैं तो ये डिफ्लेक्शन है ना और भी बढ़ जाता, इंक्रीज हो जाता है। और जैसे इसको दूर करते हैं तो डिफ्लेक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। जैसे आपने करंट फ्लो की और ये डिफ्लेक्ट हो गया, और अगर आप इसे क्लोज ले जाओगे तो डिफ्लेक्शन और इंक्रीज हो जाएगा। और आप इसको
मूव अवे करोगे तो इसका डिफ्लेक्शन डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे अगर आप इसमें करंट की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो डिफ्लेक्शन मोर डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, और करंट डिक्रीज करोगे तो लेस डिफ्लेक्शन होगा। ओके, अब यदि हम करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दें, करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दें, ये पॉजिटिव नेगेटिव, अब इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, तो डिफ्लेक्शन तो शो होगा, लेकिन अब नॉर्थ पोल है वो ईस्ट की ओर डिफ्लेक्ट होगा, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट हो जाएगी। और इसी में अगर हम करंट की वैल्यू इंक्रीज करेंगे और तो भी डिफ्लेक्शन इंक्रीज होगा, डिस्टेंस अगर हम डिक्रीज करेंगे तो भी डिफ्लेक्शन इंक्रीज होगा। क्लियर? अगर हम इसमें नीडल को अगर इस वायर के अबव अगर इसको प्लेस कर दें तो भी सेम फिनोमेना अपने को सीन होंगे, बट डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है वो इनके जस्ट अपोजिट होगी। बात क्लियर हुई कि नहीं आपके? देखिए मैंने आपको बताया इसकी पैरेलल थी, हमने कोई करंट फ्लो नहीं किया तो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हुआ, और जैसे इसमें करंट फ्लो किया तो इसमें डिफ्लेक्शन शो हो गया, और इसको क्लोज ले गए तो मोर डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो गया, करंट इंक्रीज करी तो भी डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो गया, डिस्टेंस को इंक्रीज किया तो डिफ्लेक्शन डिक्रीज हो गया, करंट डिक्रीज की तो डिफ्लेक्शन भी डिक्रीज हो गया। और करंट की डायरेक्शन हमने देखो इसमें अपोजिट कर दी तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी अपोजिट हो गई। क्लियर? और इसी अगर फिनोमेना को हम कैसे, इसी प्रोसेस को अगर हमें इस नीडल को इस वायर के अबव प्लेस करें और सेम प्रोसेस रिपीट करें तो हमें सेम फिनोमेना सीन होगा, बट डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है वो पहले के जस्ट अपोजिट होंगी। ठीक है, तो आपने क्या देखा इसमें कि कोई वायर है, इस कंडक्टिंग वायर में हमने एक करंट फ्लो करते हैं, इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया, प्रोड्यूस हो गया, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? ड्यू टू ए करंट इन ए कंडक्टर, magnetic field is produced around it. This phenomenon is called magnetic effect of electric current. या यूँ कह सकते हैं हमने when a current is flowing in a current carrying a conductor, then magnetic field is produced around it. ये अपने पास कंडक्टर है और इसमें हमने करंट फ्लो की तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस हो गया, और इस फिनोमेनन को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? अब देखिए कंक्लूजन से फ्रॉम और स्टेट एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट कंक्लूजन देखिए, जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो करने पर उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, जिसके कारण इस नीडल पर एक फोर्स अप्लाइड होता है और इस फोर्स के कारण ये नीडल है वो डिफ्लेक्ट होती है। ठीक है। सेकेंड, इस वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ है वो इस वायर में जो करंट फ्लो होती है उस पर डिपेंड करता है। अगर हम करंट की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, और करंट डिक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होगा। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। फर्स्ट पॉइंट बताया आपको मैंने कि वायर है, वायर में करंट फ्लो करेंगे तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। सेकंड बताया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस वायर में जो करंट फ्लो होती है उस पर डिपेंड करता है। अगर हम करंट को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, और करंट डिक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज होगा। ये हमें कैसे पता लगा? हमने जैसे ही करंट इंक्रीज किए तो ये नीडल का डिफ्लेक्शन है वो इंक्रीज हो गया, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज हुआ है। थर्ड, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स relative distance between conducting wire and needle। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वायर और नीडल के बिटवीन डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। अगर इस नीडल को हम इससे दूर लेकर जाएंगे तो डिफ्लेक्शन है वो डिक्रीज होता है, और पास लेकर आएंगे तो इंक्रीज होता है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड है
वो रिलेटिव डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। फोर देखिए, अगर इस करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट है वो साउथ से नॉर्थ फ्लो हो रही है S2N, उस कंडीशन में इसका जो नॉर्थ पोल है मैग्नेटिक नीडल का वो वेस्ट की ओर डिफ्लेक्ट होगा। कनेक्टिंग वायर है PQ, उसमें करंट है वो S2N फ्लो हो रही है और नीडल है जस्ट इसके बिलो है, उस कंडीशन में इसका N पोल है वो वेस्ट की ओर डिफ्लेक्ट होगा। फिर देखिए, अगर हमें इसमें करंट है वो डायरेक्शन अपोजिट कर दें Q से P, मतलब N to S, तो उस कंडीशन में जो N पोल है वो ईस्ट की ओर डिफ्लेक्ट होगा। देखिए इसमें बताया मैंने, अगर करंट S2N फ्लो हो रही है उस कंडीशन में नॉर्थ पोल डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, और करंट अगर है N to S फ्लो हो रही है उस कंडीशन में नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड ईस्ट। क्लियर। फिर देखिए 6, इस कंडक्टिंग वायर के जस्ट बिलो और जस्ट अबव, इस कंडक्टिंग वायर के जस्ट बिलो और जस्ट अबव या बिलो और अबव दोनों कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी। ये कंडक्टिंग वायर है, इसके नीचे मैग्नेटिक फील्ड और इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो जस्ट अपोजिट होगी। अभी आपको मैंने बताया, आपने इसको यहाँ रखा था, करंट फ्लो हो रही थी P2 की, मतलब साउथ टू नॉर्थ पोल कहाँ डिफ्लेक्ट हुआ, वेस्ट की ओर। लेकिन अगर इस नीडल को आप इसके जस्ट अबव रखोगे तो जो नॉर्थ पोल है वो ईस्ट की ओर डिफ्लेक्ट होगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, वायर के बिलो और वायर के अबव मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होंगे वो अपोजिट होंगे। ये है इस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन। देखिए आगे, तो हमने अब तक स्टडी किया, उसमें देखिए आपने क्या कंक्लूजन निकले थे अपने, कि ड्यू टू ए करंट इन ए कंडक्टर ए मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट, और दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ ए इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, कोई वायर है उसमें करंट फ्लो हुई और उस वायर के कारण उसके अराउंड है वो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस हो गया, और इस फिनोमेनन को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ ए इलेक्ट्रिक के करंट। अब देखिए, हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक का मतलब है जब चार्ज मूव नहीं करता, रेस्ट में होता है, उस कंडीशन में ये स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन चार्जेस पर फोर्स से अप्लाई करता है। स्टैटिक चार्ज है, इसने क्या प्रोड्यूस किया, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज है वो प्लेस्ड होगा तो वो चार्ज है फोर्स से एक्सपीरियंस करेगा। ये हमने डिस्कस किया था, F इक्वल टू Q इंटू E। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज प्लेस करेंगे तो उससे चार्ज पर एक फोर्स है वो अप्लाई होगा, और वो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, फिर देखिए अगर चार्ज मूविंग चार्ज है तो ये बोथ फील्ड्स का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रोड्यूस करता है, और इन दोनों फील्ड्स के कारण चार्ज पर फोर्स से अप्लाई होते हैं। ठीक है, अगर चार्ज है वो इन फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड
की प्रेजेंस में अगर मूव करेगा तो उस पर फोर्स अप्लाई होंगे। स्टैटिक चार्ज है वो केवल स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और इस पर चार्ज पर जो फोर्स लगेगा ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। और जब चार्ज मूविंग कंडीशन में होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो दोनों फील्ड के कारण होगा। और एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो भी हमने डिस्कस किया था वो ओनली मैग्नेटिक फील्ड को अपने अराउंड केवल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण है वो करंट कैरिंग कंडक्टर्स पर फोर्स से अप्लाई होता है। ठीक है, स्टैटिक चार्ज होगा वो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मूविंग चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और करंट कैरिंग अगर कंडक्टर है तो वो ओनली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ओके, अब देखिए आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने डिफाइन किया था अपॉन Q नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए एक सिंगल चार्ज है वो एग्जिस्ट करता है। अब पता है कि सिंगल चार्ज पॉसिबल है, चार्ज सिंगल भी हो सकता है, चार्ज डबल भी हो सकता है, चार्ज 3 भी हो सकते हैं, लेकिन मैग्नेटिक पोल है वो मोनोपोल है वो पॉसिबल नहीं है। मैग्नेटिक पोल होते हैं वो ऑलवेज पेयर में होते हैं, S और N ये होते हैं। अगर आप इसको ब्रेक कर दोगे 2 पार्ट्स में तो उस कंडीशन में भी इसके एवरी पार्ट के जो 2 पोल्स होंगे, मतलब अकेले पोल का अस्तित्व पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे चार्ज है वो एक सिंगल चार्ज पॉसिबल है, लेकिन मोनोपोल एक सिंगल पोल है वो पॉसिबल नहीं है। पोल हमें ऑलवेज पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, S और N। चाहे इस मैग्नेट के हम कितने भी पार्ट्स में इसको ब्रेक कर दें, इस पार्ट के अंदर है वो 2 पोल्स होंगे S और N, तो सिंगल पोल है वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो इसका मतलब हम मैग्नेटिक फील्ड को इस टाइप से तो डिफाइन नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने क्या बताया कि ना फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो मैं यूनिट पोल मोनोपोल पॉसिबल है नहीं है, पोल तो ऑलवेज किस में होंगे, पेयर में होंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम इस टाइप से डिफाइन नहीं कर सकते। इसके लिए हम कोई अदर मेथड है वो यूज़ करेंगे। तो उसमें देखिए मान लीजिए हमने कोई ऐसा रीजन ने सेलेक्ट किया जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कब पता लगेगा? जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो 0, तभी तो पता लगेगा कि हमें कोई ना कोई वहाँ क्या है फील्ड प्रेजेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऐसा एक रीजन ने सेलेक्ट कर लिया जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है। अब हमने मैग्नेटिक कोई फील्ड है और उस फील्ड में हमने चार्ज Q को प्लेस कर लिया, वहाँ ऐसा रीजन हमने सेलेक्ट किया जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है, और उस रीजन में इस चार्ज को हमने प्लेस कर दिया और चार्ज ये रेस्ट में है। उस कंडीशन पे इस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो 0, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। फिर हमने इस चार्ज को उस फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल, फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करवाया, तो उस कंडीशन में भी इस पर फोर्स है वो 0 होगा। ठीक है, लेकिन जब भी ये चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के
परपेंडिकुलर जब अगर मूव करता है तो उस कंडीशन पर उस पर फोर्स से अप्लाई होता है। इसका मतलब वहाँ कोई न कोई फील्ड है और वो फील्ड कौन सा है? मैग्नेटिक फील्ड। बात क्लियर हुई? हमने एक ऐसा रीजन सेलेक्ट किया जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है। फिर हमने इस चार्ज को उस इलेक्ट्रिक फील्ड में उस फील्ड में सिचुएटेड कर दिया, प्लेस कर दिया, तो इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हुआ। फिर हमने क्या किया, इस चार्ज को उस फील्ड के पैरेलल और एंटी पैरेलल मूव करवाया, तो उस कंडीशन में भी उस पर फोर्स क्या था? 0 था। ठीक है। फिर हमने देखा कि जब उस चार्ज को इस फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करवाते हैं तो ये चार्ज है वो एक फोर्स से एक्सपीरियंस करता है। वहाँ पर मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है और ग्रेविटेशनल फील्ड भी नहीं है। इसका मतलब कोई न कोई वहाँ के साथ फील्ड है और उस फील्ड के कारण इस चार्ज पर फोर्स है वो एक्ट हो रहा है और इस फील्ड को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया? एक बार फिर समझ लीजिए, हमने एक ऐसा रीजन सेलेक्ट किया जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है, ग्रेविटेशनल फील्ड है वो भी 0 है और इस चार्ज को एक हमने फिर उस रीजन के अंदर हमने उस चार्ज को रेस्ट में रखा और रेस्ट में रखा तो उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हुआ। फिर उस चार्ज को वहाँ पर हमने उस फील्ड के अलोंग उसके पैरेलल और एंटी पैरेलल मूव करवाया, तब भी उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हुआ। फिर हमने उस चार्ज को इस फील्ड के परपेंडिकुलर जब मूव करवाया तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस हुआ। इसका मतलब वहाँ कोई न कोई एक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा कोई न कोई एक फील्ड है वो एग्जिस्ट कर रहा है और वो फील्ड अपना है मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है और फिर भी वो चार्ज है फोर्स से एक्सपीरियंस कर रहा है, अनुभव कर रहा है, फील कर रहा है। इसका मतलब कोई न कोई वहाँ एक अनदर फील्ड है वहाँ पर प्रेजेंट है और उस फील्ड को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब देखिए इसमें इफ ए चार्ज Q is moving with velocity v vector at an angle theta with magnetic field v vector, then magnetic force on charge Q is given as Fm equal to Q v vector cross b vector। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज Q है वो वेलोसिटी v से मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए मूव कर रहा है। उस कंडीशन में इस चार्ज पर फोर्स अप्लाई होगा और उस फोर्स की वैल्यू होगी Fm इक्वल टू Q v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। Q चार्ज हो गया, v वेलोसिटी और b मैग्नेटिक फील्ड, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं Fm इक्वल टू Q v b साइन थीटा एन कैप। तो here theta is
an angle between v vector and b vector, and n cap is a unit vector in direction of f vector, which is perpendicular to both v vector and b vector. Fm vector equal to qvb sin theta. Theta is angle between v vector and b vector, and n cap is unit vector in the direction of Fm vector, which is perpendicular to both v vector and b vector. क्लियर? n cap है वो Fm वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, और Fm की जो डायरेक्शन होगी वो v वेक्टर और b वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी। ओके, क्लियर हो गया? देखिए इस डायग्राम में आप, ये v है और ये b है, तो इन दोनों के अगर ये चार्ज पॉजिटिव है उस कंडीशन में जो फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी वो इधर हो जाएगी। क्लियर? और इस डायरेक्शन को हम राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं। राइट हैंड रूल का अकॉर्डिंग देखिए, बी वेक्टर क्रॉस से बी वेक्टर, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो हमें बी से बी मूव करना है। देखिए आप इसमें ये अपना बी वेक्टर हो गया और ये वी वेक्टर हो गया। अब हमें मूव करना है राइट हैंड के रूल से, अपनी जो फिंगर है उनको कर्ल करना राइट हैंड की फिंगर को वी से बी की ओर, वी से बी की ओर करेंगे तो अपना थंब अपवर्ड्स डायरेक्शन में, तो अपना फोर्स डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी? अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको हम राइट हैंड थंब रूल से हम इसको फाइंड करेंगे। राइट हैंड थंब रूल, ओके, क्लियर हो गया बच्चों? अब आगे देखिए, इफ थीटा इज 90 डिग्री देन Fm इक्वल टू QVB साइन 90, और साइन 90 का मीन, इसका मीन ये हो गया कि जो चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। अगर चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगा तो उस कंडीशन देखिए Fm इक्वल टू QVB साइन 90, साइन 90 1, तो Fm अपना आ जाएगा मैक्सिमम और इक्वल टू आ जाएगा QVB, और B से अगर इसको करेंगे तो B इक्वल टू आ जाएगा Fm मैक्सिमम अपॉन QV, और इफ Q इक्वल टू 1 कूलम एंड V इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, देन B इक्वल टू Fm मैक्सिमम। That is magnetic field is equal to maximum force experienced by unit positive test positive charge, test charge positive charge, unit positive charge, when this charge is moving perpendicular to the magnetic field,
विद यूनिट वेलोसिटी। चार्ज है वो यूनिट है और वेलोसिटी इसकी 1 मीटर पर सेकेंड है, और साथ में परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, उस कंडीशन में B इक्वल टू एफ मैक्सिमम। ओके, देखिए आपको मैंने बताया था इफ Q इक्वल टू 1 कूलम, V इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, देन B इक्वल टू FM मैक्सिमम, that is magnetic field at any point is equal to maximum force experienced by a unit charge moving perpendicular magnetic field with unit velocity। ठीक है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है वो मैक्सिमम फोर्स के इक्वल होगा जब वो चार्ज है, यूनिट चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर और यूनिट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। ओके, क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, इसमें हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तभी तो हमने फॉर्मूले में लिखा था Fm इक्वल टू क्यू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी ऐसा यूनिट अभी हमने निकाला था F इक्वल टू क्यू वी बी, तो B इक्वल टू बताया था मैंने आपको तो फोर्स की न्यूटन, चार्ज की कूलम और इसकी मीटर पर सेकेंड, तो हो जाएगा न्यूटन सेकेंड और कूलम मीटर। बट ये यूनिट हम यूज नहीं करते, इसमें यूनिट यूज करते हैं इसके लिए टेस्ला, और जिसका सिंबल होता है T। मैग्नेटिक फील्ड की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है टेस्ला, और इसको T से डिनोट करते हैं, और इसकी सीरियस यूनिट होती है इसकी गोस। ठीक है, G से लिखते हैं। और 1 टेस्ला इक्वल टू होता है 10⁴ गोस। ये रिलेशन भी आप ध्यान रखना, 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गोस। और इसकी डायमेंशंस देखें, इसकी डायमेंशंस देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स की M1 L2 M1 L1 T-2 और चार्ज की 80 और वेलोसिटी की LT-1, तो इसकी यूनिट आ जाएगी, डायमेंशंस आ जाएंगे इसकी M L 0 और T-2। जो 1 T से 1 T कैंसिल हो गया ना, और L से एक L कैंसिल हो गया और ये ऊपर जाएगा तो -1। फोर्स की M1 L1 T-2 और चार्ज की 80 और वेलोसिटी की LT-1। एक T से T कैंसिल, L से L कैंसिल, तो M L0 T-2 और A-1। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना मैग्नेटिक फील्ड को इसके जो अदर नेम्स हैं वो भी बता देता हूँ मैं, किस किस नाम से इसको जानते हैं। एक तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या वो मैग्नेटिक इंडक्शन,
ओके।